वेलकम बैक माय न्यू सेशन नंबर 5। मैं आपके फेवरेट वीटू सर मैथ के क्लास में आज मैं लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 3.3 का संपूर्ण सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर अंतिम क्वेश्चन की ओर तक चलेंगी। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्यूशन करने के लिए समीकरण कैसे बनाते हैं और समीकरण बनाने के बाद किस तरीक़ा से उसका सॉल्यूशन पूर्ण रूप से करते हैं, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे विलोपन विधि हो, चाहे कोई सा विधि हो, ग्राफीय विधि हो या ब्रजगुणन विधि हो। तो चलो समय न गवाते हुए आज की क्लास को मैं शुरू करता हूँ। एक्सरसाइज 3.3 तो क्लास 10th के लिए ये बैच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जी। आप लोग आएँ और आराम से इसका अध्ययन करें। चलिए, तो क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। हमें जो हल करना है आज के क्लास में, उस सारे प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए, तो मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमारे पास होने वाला है x + y = 14 और x - y = 4। अब ये जो समीकरण दे रखा है x + y = 14 और x - y = 4, ये दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से किस तरीक़ा से बनाया जाएगा। तो किसी भी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहला बात ये निकल कर के आता है कि कैसे बनाएं। तो उसके लिए मेरा एक अपना ओपिनियन है, हम मान करके चलते हैं कि कुछ अपने तरीक़ा से यदि लॉजिक लगा लिया जाए तो प्रश्न बनाना आसान हो जाता है। वो हमारा लॉजिक क्या है कि इस तरीक़ा से समझो कि हर प्रश्न को उसी तरीक़ा से आसान भाषा में बना दिया जाए। बात है क्या, तो आप किसी भी एक समीकरण से x का या y के मान निकालने के बाद जिस समीकरण से मान निकालेंगे उसके बगल वाला में रख दो। देखिए, मैं सेम पैटर्न को इस पे यूज करता हूँ, उपयोग करता हूँ। जैसे मैं चलने वाला हूँ समीकरण 1 से। 1 में क्या दे रखा है, x + y = 14। अगर मैं निकालता हूँ x का मान तो y इधर जाकर माइनस होगा, यानी 14 - y। इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। आप बताइए कि समीकरण 3 जो मैंने निकाला है वो किससे निकाला, समीकरण 1 से। तो आप इसको रखेंगे कहाँ, समीकरण 2 में, बगल वाले समीकरण में रखना है। तो चलिए मैं रखता हूँ इसको समीकरण 2 में। तो लिख देता हूँ कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए रखते हैं जी। दो समीकरण हमारे पास क्या है, तो x - y = 4 है। अब इसमें आराम से हम क्या करेंगे कि जहाँ x है वहाँ पे हम रख देंगे 14 - y। तो x के जगह पे रखेंगे 14 - y। ऑलरेडी पहले से y था तो y हो गया = 4। 14 - y और माइनस y तो हो गया -2y = 4। -2y उधर जाएगा तो +2y हो जाएगा। अब 4 को इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा। 14 - 4 = 10 बराबर 2y। y 2 से कटेगा तो हो जाएगा 5, यानी कि y बराबर हो जाएगा 5। चूँकि y का मान हमारे पास आ चुका है, तो अब x किस तरीक़ा से निकाला जाएगा। तो जब y निकल जाए, x निकालना हो, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि ये इस y का मान या तो समीकरण 1 में, या तो 2 में, या तो 3, जहाँ आपकी मर्जी है वहाँ रख सकते हैं। पर हमारा मानना है कि 1 में हम क्यों रखें, 2 में क्यों रखें, जब समीकरण 3 को हम आसान भाषा में सरल कर चुके हैं। तो मेरा मानना है कि इस y के मान को आप रख दो समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर अगर 3 में रखेंगे तो 3 समीकरण हमारे पास है। x = 14 - y, तो x = होगा 14 माइनस y के जगह पे हम रखेंगे 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। x बराबर होगा 14 - 5 = 9, यानी x = 9 और y = हमारे पास आया था 5। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है।
इसी तरीक़ा से हम आज बहुत सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतनी शानदार हमारी तैयारी रहेगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको आप वीडियो को रोक लेंगे, आराम से नोट कर लेंगे, या फिर रोक करके अपने कॉपी में खुद बनाइए। जहाँ मिस्टेक हो रहा है वहाँ पे देखिए। खुद बनाने से, रिवीजन करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बउआ, एस माइनस टी इक्वल टू 3 एस डिवाइड बाई 3 प्लस टी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6। ये दोनों समीकरण को हमें हल करने हैं, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो समीकरण सरल रूप में नहीं दिया गया है, तो समीकरण को पहले सरल रूप में लाइए। यही सरल रूप में नहीं है, ये तो ठीक है, तो इसको सरल रूप में ले आते हैं। क्या कर सकते हैं? तो इसको एलसीएम ले सकते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, ये 2 यहाँ आएगा तो 2s हो जाएगा, यहाँ 3 जाएगा तो 3t हो जाएगा, 3t हो जाएगा इक्वल टू 6 रहेगा। डिवाइड बाई 1, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो होगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 इंटू 6 36। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट और दिस इज इक्वेशन सेकेंड। मैंने क्या बताया? प्रतिस्थापन विधि से किसी भी प्रश्न करने के लिए आप क्या करेंगे कि समीकरण 1 या समीकरण 2 से चलेंगे, x या y के मान निकालेंगे, जिससे निकाले हैं उसके बगल वाला में रख देंगे। ठीक है, चलिए तो हम फिर से चलते हैं समीकरण 1 से। आप 2 से भी चल सकते हैं। समीकरण 1 से यदि हम चलते हैं तो s माइनस टी इक्वल टू 3 है। s का मान निकालते हैं तो माइनस इधर आकर प्लस होगा, 3 प्लस टी हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 3। और मैंने अभी बताया कि समीकरण 3 मानने के बाद 3 का मान 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे, 2 से निकाले हैं तो 1 में रखेंगे, 1 से निकाले हैं 2 में रखेंगे, 2 से निकाले हैं तो 1 में रखेंगे। मैंने निकाला 1 से तो मैं रखूँगा किस में? 2 में। तो लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है? तो 2s है, और s के जगह पे मैंने क्या निकाला है? तो s के जगह पे मैंने निकाला है 3 प्लस टी। यहाँ रख देंगे 3 प्लस टी। हाँ, कोई संख्या आगे हो, अगर उसके बगल में कोई संख्या आप रखने जा रहे हैं जिसमें ऑलरेडी पहले से प्लस या माइनस आ चुका है, तो आप उसको ब्रैकेट में हमेशा रखेंगे, इसलिए ताकि ब्रैकेट जो है वो अंदर जाके दोनों संख्या से गुना हो पाएगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं देते तो ये संख्या 2, 3 के साथ ही सिर्फ रह जाता, टी के साथ नहीं जाता, इसलिए प्लस हो जाएगा 3t इक्वल टू 36। ओके है। चलिए अब आराम से इसको गुना करेंगे। जैसे ही आप इसको गुना करेंगे 2 गुना 3 हो जाएगा 6, 2 गुना t हो जाएगा 2t, और यहाँ से हो जाएगा 3t और इक्वल टू हो जाएगा 36। 36 के 36, 3 और 2 हो गया 5 यानी कि 5t, और प्लस में हो जाएगा 6, 6 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, 36 में 6 घटाएंगे तो बचेगा 30, इधर हो जाएगा 5t। अगर 5 से हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा 6, यानी t इक्वल टू 6 आ गया, t इक्वल टू 6। ओके मेरे साथियों, समझ में आ रहा होगा। जब t का मान निकल गया, पिछला प्रश्न में x का मान निकल गया था या y का मान निकल गया था, तो x आप कैसे निकाले थे? समीकरण 3 में रख करके। यहाँ भी हम रखेंगे समीकरण 3 में। तो चलिए लिखते हैं कि t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में यदि मैं रखता हूँ तो s बराबर हो जाता है 3 प्लस टी, 3 का 3 और t के जगह पे मेरे पास आ चुका है 6, 6 प्लस 3 यानी कि 9, यानी s का मान मेरे पास हुआ 9 और t का मान हुआ मेरे पास 6। ये हुआ हमारा आंसर। बिल्कुल बॉक्स बना के पेटी यानी कि ये बॉक्स में रख कर के पूर्ण रूप से ताला लगा के हम अपना आंसर रखेंगे। एक कॉमेडी वाला बात था। चलिए मैं आगे देखता हूँ। 2 प्रश्न हो चुके हैं मेरे पास। अब मैं चलता हूँ प्रश्न नंबर 3 की ओर कि किस तरीक़ा से बनाया जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। बार बार आप देखिए, बार बार समझिए। एक बार तो ज़रूर ऐसा होगा ताकि आप उस प्रश्न को देखते ही हल कर पाएंगे।
प्रश्न थोड़ा छोटा है, मैं बड़ा कर लेता हूँ। आंसर क्या आने वाला है देखता हूँ। हमारे पास प्रश्न है जी 3x माइनस 3, सॉरी 3 नहीं है, सिर्फ y इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। इस प्रश्न को किस तरीक़ा से बनाया जाएगा? सबसे पहले प्रश्न को बनाने के लिए एक चीज़ होना चाहिए कि प्रश्न संगत होना चाहिए, संगत के साथ प्रतिच्छेदी का कंडीशन होना चाहिए। इस कंडीशन में हमें कुछ शक जा रहा है, हम चेक करेंगे कि क्या ये संगत है। यदि संगत है तो प्रतिच्छेद के कंडीशन में है। प्रतिच्छेद का कंडीशन क्या था? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नहीं होना चाहिए। चेक करते हैं। a1 का मान 3 है, a2 का मान 9 है, b1 का मान -1 है, b2 का मान -3 है। उसके बाद c1 भी चेक कर लेते हैं। c1 का मान 3 है और c2 का मान 9 है। 3 तिया 9 होगा, माइनस से माइनस कटेगा, 3 तिया 9 होगा, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। यहाँ पे हमने जब चेक किया a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से, तो हमें ये पता चला कि ये तीनों बराबर आ चुका है। और जब तीनों बराबर आ जाता है तो इसका जो ग्राफ है वो समपाती होता है। समपाती कहने का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर रहेगा, अनेक हल होता है, दोनों एक ही समीकरण होता है। मैंने कल के क्लास में बताया था कि दोनों जो समीकरण होता है वो एक ही होता है, कोई संख्या से गुना करके सिर्फ लिख दिया जाता है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो हर एक संख्या में 3 से गुना किया गया है। बढ़िया से देखिए, 3 तिया 9, 1 तिया 3, 3 तिया 9, यानी दोनों समीकरण सेम है। तो एक अकेला समीकरण को कोई हल कर सकता है जी? कर सकते हैं। तो एक अकेला समीकरण का अनेक हल होता है, तो जो लिखेंगे वही सही जाएगा। रखने के बाद निकलेगा वो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि 0 3 रख देंगे तो वो भी सही हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा। पर एक कंडीशन के अनुसार तो बहुत सारे हल होंगे, तो उतने हल हमें निकालने नहीं हैं। हमें किसी भी विधि द्वारा यानी विलोपन, प्रतिस्थापन, ब्रज गुणन विधि से तब हल करना है जब उसका एक हल रहे। ओके डन। तो इसका सोल्यूशन तो नहीं होने वाला है। अब देखता हूँ इसके आगे क्या हो रहा है। 3 के बाद 4 नंबर। 4 में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा था, दशमलव वाला। अक्सर विद्यार्थी दशमलव वाले क्वेश्चन देखते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं, इसको हल करेंगे। चलिए तो हल करते हैं किस तरीक़ा से दिया है और हम कैसे करेंगे। मेरे पास क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x 0.5y इक्वल टू 2.3। इस प्रश्न को किस तरीक़ा से हल किया जाएगा? सबसे पहले अगर दशमलव हर जगह हो, दशमलव हर जगह हो तो दशमलव को ख़त्म भी किया जा सकता है। बात रहा कैसे, तो हम कोशिश करते हैं। अगर आप इस प्रश्न को ऐसा करें, 0.2 का मतलब क्या हुआ? 2/10x। 0.3 का मतलब क्या हुआ? 3/10y। 1.3 का मतलब क्या हुआ? 13/10। तो कहीं ना कहीं 10 एलसीएम तो है, तो ऊपर होगा 2x प्लस 3y, इधर होगा 13/10, 10 से 10 कट जाएगा। समीकरण बचा हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। बिल्कुल सेम प्रोसेस से समीकरण 2 को भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? 0.4x है तो 4/10x, 0.5 है तो 5/10x, सॉरी 5/10 इंटू बाई, और 2.3 है तो 23/10, 23/10। एलसीएम हम यहाँ भी 10 ले सकते हैं। अगर एलसीएम 10 लेंगे तो 4x प्लस 5y बचेगा इक्वल टू 23/10 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो गया तो बचेगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। इसी तरीक़ा से आप किसी भी इक्वेशन को हल कर सकते हैं, दशमलव हटा सकते हैं, फ्रैक्शन को दूर कर सकते हैं। और जब दशमलव यहाँ से हट गया तो ये प्रश्न बिल्कुल पिछला के पिछला यानी उसके पहले वाले प्रश्नों के अनुसार बिल्कुल सरल हो गया। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो बनाते हैं बिल्कुल सेम विधि द्वारा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि जगह हमारे पास ज़्यादा हो, बनाने के लिए कोई कष्ट ना हो। सबसे पहले चलते हैं हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम जैसे ही चलेंगे तो मेरे पास समीकरण 1 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ से हम क्या करने वाले हैं? चूँकि प्रतिस्थापन से हमें किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए बोला गया था फर्स्ट में ही, और अभी उसी प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन से हल करने के लिए x या y के मान पहले निकालेंगे।
तो x निकालेंगे तो पहले तो 13 इधर जाएगा तो -3y। अगर हम x निकालेंगे तो 13 माइनस 3y और ये 2 जो मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन थर्ड। जैसे ही हमारे पास निकलता है समीकरण 3 इक्वेशन थर्ड, तो हम क्या करते हैं कि अगर 1 से निकालते हैं तो 2 में रख देते हैं और 2 से निकालते हैं तो 1 में रख देते हैं। क्योंकि मैंने निकाला है समीकरण 1 से तो हम रखने जा रहे हैं समीकरण 2 में। तो लिखते हैं कि समीकरण 3 का ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 में रखेंगे तो मेरे पास है 4x, 4x के जगह पे क्या लिखा हुआ ये पूरा रख देना। 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। जो कट रहा है पहले उसको काटेंगे। 2 से कटेगा बउआ, हो जाएगा 2 को गुना करेंगे इससे, उसके बाद इससे। 2 गुना 13, 13 दूना 26, 26। 2 गुना 3 माइनस 6y यानी 6y प्लस हो जाएगा 5y इक्वल टू 23। इस दोनों को यदि आप माइनस करते हैं तो माइनस y आएगा, इधर 23 बचेगा, इधर 26 बचेगा। y को इधर भेज दीजिए और 23 को इधर ले आइए। 26 माइनस 23 इक्वल टू माइनस y होने जाएगा तो प्लस y। तो y बराबर 26 में यदि हम 23 घटाते हैं तो आंसर बचेगा 3, यानी कि y के मान हमारे पास निकल चुका है। और मैंने ऑलरेडी पहले बोल दिया कि x या y निकल जाए तो प्रतिस्थापन विधि में हल करते समय समीकरण 3 में रखना आसान हो जाता है। तो आप समीकरण 3 में रख लो। समीकरण 3 में किसका मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो मैं लिखता हूँ कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है मेरे साथियों, x इक्वल टू है 13 माइनस 3y इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस y के मान चूँकि हमारे पास आया है 3, तो 3 को गुना करेंगे 3 से तो 9 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। x इक्वल टू होगा 13 में से 9 कम 4 डिवाइड बाई 2 से 2 कटेगा तो आंसर 2, यानी x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। दिस इज योर आंसर। जैसा कि मैंने पिछला प्रश्न में बोला था, बिल्कुल बॉक्स में करके पेटी में बंद करके एकदम आराम से अच्छा से आंसर लिखना है, ताकि एग्जामिनर चेक कर रहा हो तो बाकी किधर भी देखे या ना देखे, पर जहाँ पे आंसर है उसको ज़रूर देखे और आंसर देख के हूँ नंबर दे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 था, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 था। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीक़ा से यदि आप मेरे साथ लगे रहेंगे, बहुत अच्छा तैयारी आपको हम कराने की वादा करते हैं। अच्छे से अच्छे नंबर आप मैट्रिक बोर्ड में प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर है कहीं ना कहीं 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो रूट वाला दे दिया है। क्या है, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। अब यहाँ समस्या विद्यार्थी को क्या हो जाता है कि रूट वाले प्रश्न देखते ही हाथ पांव फूल जाते हैं विद्यार्थी के। किस तरीक़ा से बनेगा, दशमलव और रूट में प्रश्न ना दे तो विद्यार्थी बहुत खुश नज़र आते हैं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है कि दशमलव और रूट वाले प्रश्न ना आए। तो आए तो आप डरे नहीं, बिल्कुल डट के मुकाबला करें और उसका सलूशन आप बना के दें उसको। चलिए, तो यहाँ मैंने मान लिया समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 से चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। तो लिखते हैं कि समीकरण 1 से हम जैसे ही चलेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि x या y के मान निकालना होगा। तो हम तो ज़्यादा करके x का मान निकालते हैं भैया, तो हम x का मान निकाल लेते हैं। इधर जाएगा तो माइनस रूट 3y हो जाएगा। x निकालेंगे तो रूट 3y माइनस में, और ये रूट 2 गुना में था, इधर आके भाग में हो जाएगा। इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है, भाग में हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड को हम रखेंगे इक्वेशन किस में, क्योंकि फर्स्ट से निकाले हैं तो सेकंड में रखेंगे। तो मैं लिखता हूँ समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 समीकरण हमारे पास है, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0।
सबसे पहली बात मैं x के जगह पे रखने वाला हूँ -√3/, √3 पहले से था, -√3/, रखने वाला हूँ। √3 पहले से था, मैं रखने वाला हूँ -√3 डिवाइड बाई √2। उसके बाद जैसे है वैसे रख दूँगा, -√8/, इज इक्वल टू 0। यहाँ बटा में कुछ नहीं भैया, 1 कर देंगे, यहाँ बटा में √2 है, रहने देंगे, आराम से एलसीएम लेंगे। √2 और 1 का एलसीएम होगा √2, बराबर में तो 0 रहेगा ही, √2 से यहाँ भाग देंगे, 1 आएगा, 1 से ऊपर गुना भी करेंगे तो सिर्फ ये दोनों संख्या आपस में गुना होगा, 1 से कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। √3 इंटू √3 3/, हो जाएगा। अब यहाँ √2 से यहाँ पे गुना होगा, क्यों? क्योंकि 1 से भाग देंगे तो √2 पूरा बचेगा, √2 पर गुना होगा। और √8 ऑलरेडी पहले से है, 2 से गुना करेंगे तो 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल होता है जी, क्या होता है? तो 4/, होता है। 3/, -4/, सॉरी ये माइनस तो छूट ही गया हमसे, माइनस तो लिखना पड़ेगा, तो -7/, हो जाएगा, डिवाइड बाई √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि यदि मैं चाहता हूँ कि बाई निकल जाए तो बाई निकालेंगे तो 0 के साथ जो भी संख्या इधर भाग में उधर गुना में जाएगा, जो गुना में हो उधर भाग में जाएगा। और 0 के साथ में यदि कोई भी ऑपरेशन करते हैं, चाहे भाग में हो चाहे गुना में हो, कुछ भी हो, तो आंसर हो जाता है 0। यानी बाई का मान हमारे पास आ गया 0। जब बाई का मान निकल चुका है तो x निकालने के लिए आप क्या करेंगे? x निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसका मान समीकरण 3 में रख दूँगा। तो रखता हूँ, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 जो समीकरण है वो x बराबर हमारे पास है √3/, डिवाइड बाई √2, x बराबर -√3/2, सॉरी √2 इंटू बाई का मान हमारे पास आ चुका है 0। और जैसे ही 0 को हम किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो आंसर हो जाता है 0, इसलिए x भी 0 और बाई भी 0। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है सभी साथियों को? अगर सभी साथियों को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं आ रहा है आप कमेंट कीजिए, फिर से समझाएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या छूट गया था? नहीं, बस देख लीजिए, एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो नेक्स्ट तो ये हमें डिस्टर्ब किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी एक में जो 5 क्वेश्चन था मैंने उसको पूर्ण रूप से हल कर चुका। ओके, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीका से पूछा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 2x + 3y इक्वल टू 11, 2x - 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए। पहले तो बोला ये दोनों को हल कीजिए, तो हल करने से हमें प्राप्त क्या होगा? 122। फिर बोला इससे m का वह मान निकाल करके आप बताइए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो जाए। कोई बात नहीं, y बराबर mx + 3 करके मैं बताऊंगा कि x का मान क्या है, सॉरी m का मान क्या है। पहले हल तो कर लें। मेरे पास समीकरण है 2x + 3y इक्वल टू 11, 2x - 4y इक्वल टू -24। तो x y के मान सबसे पहले तो फाइंड आउट करना होगा जी। निकालता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मानता हूँ समीकरण 1, इसको मानता हूँ समीकरण 2, और दोनों समीकरण को पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करता हूँ। तो चलता हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 से यदि आप चलेंगे तो आपके पास है 2x + 3y इक्वल टू 11। आप क्या करेंगे कि यहाँ से पहले x या y के मान निकालेंगे। हम तो x का मान निकालते हैं जी। ओ, लोग कह रहे हैं कि आप बार बार x क्यों निकालते हैं, आपसे y से नहीं बन रहा है क्या? चलिए हम y का मान निकालते हैं। तो x इधर जाएगा तो होगा 11 - 2y, सॉरी मिस्टेक हो जाता है जी, y से नहीं बनाने के लिए बोल रहा है क्या? 2x, y से मान यदि निकालेंगे तो y बराबर होगा 11 - 2x डिवाइड बाई 3। दिस इज इक्वेशन 3। जैसे ही आप x का मान निकाल लिए, सॉरी y का मान निकाल लिए, तो आप इस y के मान को रखेंगे समीकरण 2 में। चूँकि मैं निकाला हूँ समीकरण 1 से, तो रखेंगे किस में? 2 में। तो रखते हैं समीकरण 2 में, कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर
2 में रखने पर 2 है 2x माइनस 4 बाई, अब बाई की जगह पे हमारे पास आ चुका है 11 माइनस 2x बाई 3 इक्वल टू माइनस 24। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो बटा 1 करके एलसीएम ले लिया जाए। 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया। 3 और 1 का एलसीएम हो गया 3, 1 से भागा देंगे 3 गुना 2 हो जाएगा 6, और माइनस 3 से भागा देंगे होगा 1 से, ऊपर गुना करने की ज़रूरत नहीं है, बस -4 को गुना करना। -4 गुना 11 -44, माइनस गुना प्लस, और 4 गुना 2 हो गया 8x बराबर -24। अब आपको क्या करना है, 3 इधर भाग में हो जाएगा तो गुना में, 24 गुना 3 -72, और यहाँ से हो जाएगा 6x प्लस 8x तो हो जाएगा 14x -44। -44 को उधर भेजेंगे तो होगा 14x इक्वल टू -72 प्लस 44। आप इसको आराम से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो क्या बचेगा, यानी कि 12 में से घटाएंगे 4 तो हो जाएगा 8, 6 में से घटाएंगे तो होगा 2, लेकिन माइनस में इधर 14x 14 बाई 2 से कटेगा 2 बार में, 14 दूना 28 हो जाएगा, तो x के मान हो गया -2। क्योंकि x निकल चुका है, x निकल चुका है, इसलिए आप क्या करेंगे, y निकालेंगे। अब y निकालने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो x का मान रखेंगे समीकरण 3 में। तो रखिए x का मान समीकरण 3 में, यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 है क्या, समीकरण 3 है y इक्वल टू 11 माइनस 2x डिवाइड बाई 3, तो हो जाएगा y इक्वल टू 11 माइनस 2 इंटू 2 और इंटू x इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 3, तो y इक्वल टू होगा 11 और माइनस माइनस हो जाएगा +2 इंटू 2 4 डिवाइड बाई 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा 11 + 4 15 बाई 3 इज इक्वल टू 5। यानी कि मेरे पास आ चुका है y के मान 5 और x के मान -2। x निकल गया, y निकल गया। मेरे अनुसार से x और y निकालने के बाद इसका आंसर हो चुका था। लेकिन ये प्रश्न में एक चीज़ और बोला गया है कि यहाँ से काम नहीं चलेगा भैया, आप एक चीज़ और निकाल के बताओ। वो क्या निकाल के बताओ कि m का मान क्या होगा। m का मान निकालने के लिए आपको बोला गया है y बराबर mx + 3, जहाँ y के मान हमारे पास पता है जी 5, m हमें नहीं मालूम, x पता है -2 + 3, 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5 - 3 इक्वल टू m गुना -2, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 इक्वल टू m गुना -2, इधर -2 गुना में, इधर आएगा तो भागा में, तो m बराबर 2 डिवाइड बाई -2, ये दोनों कटेगा एक बार में, तो आंसर हो जाएगा m बराबर -1, m बराबर -1। यानी x भी पता, y भी पता, और m बराबर लिख सकते हैं आप -1। इसको बॉक्स में बंद करिए, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है साथियों, क्या मेरे बताए हुए प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं? आप कमेंट करके ज़रूर जवाब दें कि हाँ सर ठीक लग रहा है, हाँ सर दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत था। मैं वीडियो में कमेंट को देखता हूँ, कमेंट जैसे लगता है कि हाँ लायक है तो मैं क्या, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे तरीक़ा से। तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि हाँ ये चीज़ दिक्कत है तो उसको किस तरीक़ा से दूर किया जाए। अब देखिए क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, अब आते हैं 3 पे। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है कि मेरे पास समीकरण नहीं दिए गए हैं। सबसे पहले दिए गए डाटा से समीकरण को, बीजगणितीय समीकरण को बनाना है, फाइंड करना है। जैसे ही समीकरण आप निकाल लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना है। तो देखिए जो डाटा दिया गया है उससे हम पहले समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं जी, बनाते हैं समीकरण। किस तरीक़ा से बनेगा, जो डाटा है उसको पहले 1 बार 2 बार 3 बार आप अच्छे से पढ़ें। पढ़ने से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, ना पढ़ने से भी छूट जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ें ज़रूर। कह रहा है कि 2 संख्या का अंतर 26 है,
दो संख्या है जिसका अंतर 26 है, यानी कन्फर्म एगो बड़ा रहा होगा एगो छोटा रहा होगा, तभी तो अंतर हो रहा है 26। कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, बड़ा भी है तो खाली बड़ा नहीं है, एक संख्या छोटा वाला के 3 गुना है बड़ा वाला संख्या, यानी छोटा वाला संख्या 5 है तो बड़ा वाला 5 गुना 3 15 है। इस तरीक़ा से बोला गया है। तो कह रहा है उन्हें ज्ञात करें, लास्ट में क्या बोल रहा है, उन्हें ज्ञात करें माने दोनों संख्या को ज्ञात करें। तो हमारा मानना ये है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्न के अंतिम शब्द अंतिम वाक्य से छुपा हुआ सारा चीज़ रहस्यमय चीज़ निकलता है। पूछा क्या, बस इस पे फोकस करिए, वहाँ से आपका सारा आंसर आएगा। हमसे पूछा उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें मतलब किसे, संख्या को ज्ञात करिए। कौन कौन संख्या, बड़ा संख्या और छोटा संख्या, जो ज्ञात करना उसको आप मान लो x और y। माना कि बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है। इसको मानने के बाद सबसे पहले आप प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रश्न से प्रश्न क्या रहा है, दो संख्याओं का अंतर का मतलब होता है घटाव, 26 है। बताइए प्लस में कब बचेगा घटा के, जब बड़ा संख्या आगे रहेगा छोटा संख्या बाद में, यानी बड़ा में से छोटा घटाएंगे तभी तो प्लस में बचेगा। तो कह रहा है बड़ा में छोटा घटा रहे हैं तो आंसर 26 आ रहा है, समीकरण 1 हो चुका है। कहाँ कोनो भारी प्रश्न है। दूसरा के लिए बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो कौन 3 गुना हो सकता है, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला कौन है, x, यानी x जो है वो y का 3 गुना है, y के ये वाला 3 गुना है, यानी 15 है तो ये 5 है। हम चाहते हैं कि दोनों बराबर हो जाए, तो छोटा वाला में आप 3 से गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। यानी छोटा में 3 से गुना करना है, तो हमारे पास आंसर होगा क्या होगा जी, x बराबर 3y, x बराबर 3y। ये हो गया हमारे लिए समीकरण 2। अब करना कुछ भी नहीं है, ये दोनों समीकरण को अच्छा तरीक़ा से हल करना, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ तो ऑलरेडी पहले से x दे रखा है समीकरण 2 में, जब x दे रखा है तो सिंपल इसका मान रख दीजिए समीकरण 1 में। तो मैं लिखता हूँ समीकरण 2 का मान मैं रखता हूँ समीकरण 1 में। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही 1 में रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 26 है, x की जगह है 3y, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में y कम करेंगे तो 2y इक्वल टू 26, 2 से कटेगा 13, तो y इक्वल टू हो गया 13, y इक्वल टू हो गया 13। कोनो दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है तो आप बोल सकते हैं। y जब 13 निकाल चुका है तो x कैसे निकालेंगे, सबसे आसान है कि 2 में रख दीजिए। 1 में रखेंगे तो भी निकलेगा, और 2 में रखना मेरे लिए आसान है तो हम 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर 2 क्या है जी, तो x बराबर है 3y, तो x बराबर हो जाएगा क्या, x बराबर हो जाएगा 3 इंटू वाई की जगह हो जाएगा कितना 13, 13 इंटू 3 यानी 39, तो x के मान 39 और y का मान हो गया 30। यानी कि बड़ी संख्या हमारे पास है, बड़ी संख्या हमारे पास है 39। इस प्रश्न को बनाने के बाद, ऐसे प्रश्न को बनाने के बाद आप अतः करके जवाब ज़रूर दें, ताकि आपका आंसर बाकी लोगों से अलग दिखे। बाकी लोगों से जिसका आंसर अलग दिखेगा वही 100 में 100 ला पाएगा, वो भी मैथ में। 100 नहीं तो 98 तो निश्चित आएगा, 99 तो निश्चित आएगा। तो लिखते हैं अतः बड़ी संख्या x बराबर हो गया 39 और छोटी संख्या y बराबर हो गया 13। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीक़ा से यदि आप लिखना सीख लेंगे तो समझ लीजिए कि आप अपने अनुसार प्रश्न को हल कर रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, इसको आप नोट कर लेंगे, लीजिए मैं साइड हो जाता हूँ।
ठीक। नेक्स्ट क्या रहा है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है जो संपूरक कोणों पे आधारित है। पूरक और संपूरक में दो प्रकार हो जाते हैं, एक पूरक और एक संपूरक हो जाता है। पूरक कोण वैसे कोण को कहते हैं जिसका योग 90 डिग्री हो, और संपूरक कोण वैसे कोण को कहते हैं जिसका योग 180 डिग्री हो। तो 180 डिग्री की ओर हम लेकर के चलेंगे। 1 मिनट साथियों। चलिए, तो ये प्रश्न जो है संपूरक कोणों पे आधारित है। संपूरक कोण वैसा दो कोण होता है जिनका योग 180 डिग्री हो। संपूरक कोण में कोई कोण बड़ा हो सकता है, कोई कोण छोटा हो सकता है। तो वही बात यहाँ बोला गया है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कहीं ना कहीं बड़ा कोण है तो करा उन्हें ज्ञात करें। उन्हें ज्ञात करें माने किसे ज्ञात करें, बड़ा कोण को और छोटा कोण को। तो मान लो, माना कि बड़ा कोण x डिग्री है तथा छोटा कोण y डिग्री है। अब बड़ा कोण मैंने मान लिया, छोटा कोण मैंने मान लिया, तो कह रहा है क्या कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो आइए प्रश्न से, बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है। कह रहा y से x जो है ना वो 18 ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर y में हम 18 जोड़ दें तो ये दोनों समीकरण बराबर हो जाएगा। जो छोटा है उसको आप उतना दे दीजिए, बड़ा वाला के बराबर हो जाएगा, सिंपल शब्दों में। तो आप जब समीकरण निकालेंगे तो एक सीधा जाएगा, तो -y = 18। दिस इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे लोग कन्फ्यूज इस बात को लेकर के हो जाते हैं कि दूसरा समीकरण बनाने के लिए तो डाटा दिया ही नहीं है, जबकि पहला ही शब्द लिखा है कि समपूरक कोण है। तो जब समपूरक शब्द लिख दिया है तो फिर आपको फिर से बोलेगा कि योग 180 होता है, वो तो आप समझ सकते हैं। समपूरक कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो दूसरा समीकरण बनेगा 1x + y = 180। दिस इक्वेशन सेकेंड। अब ये दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है, तो प्रतिस्थापन से हल कर लीजिए। प्रतिस्थापन से हल करने के लिए आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे, x का मान निकालेंगे। नहीं, y वाला वादा मैंने पूरा कर चुका है, y से हम जल्दी निकालते नहीं हैं, पर चलो एक निकाल करके आपको दिखा दिए कि हो सकता है। समीकरण 1 से चलेंगे तो x - y = 18 हो गया है, और x का मान निकालेंगे तो 18 और माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 22। समीकरण हो जाएगा 1 तो हो ही गया ना, 3 समीकरण। मज़ा नहीं आया दोस्त, 3 समीकरण 3। समीकरण 3 के मान आप किस में रखेंगे, 2 में। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में जैसे ही आप रखेंगे तो x + y बराबर क्या है, 180 180। x का मान हमारे पास है 18 + y, तो x के जगह पे आप रख लो 18 + y, यानी x के जगह पे 18 + y, और ये y ऑलरेडी पहले से है, बराबर में आ जाएगा 180। y + y 2y, 18 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, यानी 180 - 18 हो जाएगा। 180 में से यदि आप 18 घटाते हैं तो आपके पास आंसर बचेगा 162 162 डिग्री। 2 से कटेगा तो होगा 81, यानी y = 81 81 डिग्री। x y का मान आ गया। y का मान जैसे निकल गया तो आप x निकालेंगे। क्या करेंगे x से निकालने के लिए, तो y का मान आप रख देंगे समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3 क्या है, 3 है x बराबर 18 + y, 18 प्लस y का मान हो गया हमारे पास 81 डिग्री। ये दोनों को यदि आप जोड़ते हैं तो होगा 99। देख लीजिए 8 1 9 8 1 9, तो x बराबर आ गया 99 डिग्री, और y का मान आ गया 81 81 डिग्री। ये आपका हो गया दोनों का आंसर। इसके बाद मैंने अभी बताया कि अतः करके आंसर देना ना भूलें। अतः बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री तथा छोटा कोण कौन y बराबर 81 81 डिग्री। ओके, ठीक। चलिए यहाँ से आप नोट कर लीजिए या फिर बनाइए, मिलाइए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है। एक क्रिकेट बल्ले की बात की गई है।
कह रहे हैं क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। ऐसा प्रश्न हम वीडियो नंबर 1 यानी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले क्लास में भी मैंने बताया था, या 3.1 का सोल्यूशन देख लीजिए, वीडियो नंबर 2 या 3 होगा, उसमें आप देख सकते हैं। वहाँ पे आया था 7 बल्ले और 6 गेंद के लिए 3800 रुपया पेड किया है। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद के लिए 1750 रुपये खरीदा। पर प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत क्या है, जो पूछा उसको आप मान लो। बोल रहा 1 बल्ला और 1 गेंद की कीमत क्या है, तो मान लेते हैं। माना कि 1 बल्ला की कीमत 100 रुपया है तथा 1 गेंद की कीमत 22 रुपया है। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 1 गेंद और 1 बल्ला की कीमत जब मैंने मान लिया तो समीकरण कैसे बनेगा, तो प्रश्न से बनेगा। प्रश्न में क्या बोला, पहला कंडीशन कि 7 बल्ले हैं, 7 बल्ले हैं। जब 7 बल्ले हैं, 1 बल्ले में 100 रुपया है, 1 बल्ले में 100 रुपया है, तो 7 बल्ले में 7x अब प्लस 6 गेंद हैं, 1 गेंद में बाई, तो 6 गेंद में 6 बाई इक्वल टू 3800। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन के लिए 3 बल्ले हैं, 1 बल्ले में क्या है जी 100 रुपया, 3 बल्ले 3x, 1 बल्ले बाई 1 गेंद बाई 5 गेंद 5 बाई इक्वल टू 1750 रुपीज़, 1750 समीकरण 2। अब इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कोई भी विधि लगा लीजिए। प्रतिस्थापन से तो मैं बनाते आ रहा हूँ, बहुत सारे का प्रैक्टिस मैंने कि बहुत सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस मैंने प्रतिस्थापन से कराया आपको। लेकिन अब इसके आगे जो करने जा रहा हूँ वो विलोपन से करने जा रहा हूँ, इसलिए कि कोई भी विधि आप भूलें ना। प्रतिस्थापन से आप ऑलरेडी पहले से 7-8 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो 2-4 क्वेश्चन जो बच रहे हैं उसको मैं विलोपन से हल कर लेता हूँ, ताकि आप सीख भी लें विलोपन किस तरीक़ा से होता है। विलोपन विधि से किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, x या y के गुणांक को बराबर करेंगे, जो आपको आसान लगे। x या y के गुणांक को बराबर करेंगे, उसके बाद जिसको आप बराबर करेंगे, अगर दोनों समीकरण का चिन्ह x को बराबर करते हैं तो x दोनों समीकरण में चिन्ह अगर सेम है तो घटाइए, अब विपरीत है तो जोड़ दीजिए। बस इतना ही कंडीशन है मेन रूप से। हम चाहते हैं x को बराबर करना, तो x को बराबर करने के लिए इसको गुना करना होगा 3 से, तो 7 गुना 3 21 हो जाएगा। तो इसको गुना करना होगा 7 से, कितना से 7 से कर दीजिए। इस चीज़ को डाटा में लिखना होगा, समीकरण 1 गुना 3, और घटाव करना है, काहे कि x को बराबर करें, दोनों सेम है। 1 गुना 3 माइनस समीकरण 2 गुना 7 करने पर, जैसे ही 1 में 3 से गुना करेंगे तो 7 तिया 21 x, 6 तिया 18 बाई, 0 के 0 0 के 0, 8 तिया 24 के 4 बाकी 2, 3 तिया 9 और 2 हो जाएगा 11, यानी 11400। नेक्स्ट नीचे वाला में 7 से गुना करेंगे तो 7 गुना 3 हो जाएगा 21x, 7 5 35 बाई, और 7 से गुना करेंगे 0, 7 5 35 के बाद बाकी 5 बाकी 3, 7 7 49, 9 3 12 52, बाकी हो जाएगा 5, 7 5 हो जाएगा 12। अब इसको आराम से घटाएंगे, घटाते वक्त चिन्ह को किया जाता है चेंज, तो यहाँ होगा माइनस, यहाँ भी होगा माइनस, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस। पहले तो 21x से 21x कट जाएगा, 18 में 35 घटाएंगे तो माइनस 17y बचेगा। अब यहाँ घटाइए, सीधा नहीं घट रहा, उल्टा घटाइए, 0 में 0 जाएगा 0, 5 में 0 जाएगा 5, 2 नहीं 12 में 4 जाएगा 8, 12 हो गया तो 1 हो गया, तो 1 में 1 जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, यानी कुल मिला के माइनस में बचेगा 850। और आराम से वो काटिए, माइनस से माइनस कटेगा, 17 5 85 हो जाएगा, 5 पर 1 शून्य, तो बाई का मान आ गया 50। बाई का मान हमारे पास निकल चुका है 50। बाई किसके लिए माने थे हम, बाई माने थे 1 गेंद की कीमत, यानी कि 1 गेंद की कीमत हो गया 50 रुपया। कितना रुपया, 50 रुपया। जब बाई निकल गया तो आप क्या करेंगे, x निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उस बाई के मान को समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। 1 में रख लीजिए या 2 में, 1 में ही रख लेते हैं, तो लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, एक जो समीकरण है हमारे पास वो है, एक जो समीकरण है हमारे पास वो है 7x + 6y = 30
800, 7 इंटू एक्स नहीं पता, 6 इंटू वाई पता है जी 50, आर इक्वल टू 3800। नेक्स्ट क्या करेंगे 7x, ये x है, प्लस अगर 6 को गुना करेगा 50 से तो जगह 6 25 30 300, तो 300 बराबर में हो जाएगा 3800। आगे आप क्या करेंगे 7x निकालने के लिए 300 यानी कि 300 को आप भेजेंगे उस तरफ, तो जाएगा माइनस 3800 माइनस 300 बराबर हो गया 3500। इधर हो जाएगा 7x, 7 से कटेगा 5 बार में तो x बार हो जाएगा 500। यानी कुल मिला के बल्ला की कीमत है 500 और गेंद की कीमत है 50 रुपया। इस चीज़ को आपको मैं बताया था कि अतः करके ज़रूर लिखेंगे। अतः एक बल्ला की कीमत x बराबर 500 रुपीज़ 500 रुपया तथा एक गेंद की कीमत 50 रुपया है। ठीक है, इस तरीक़ा से यदि आप बनाते हैं ये क्वेश्चन 5 नंबर के लायक है। अगर आता है तो 5 नंबर बिल्कुल पूर्ण रूप से मिलेगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, आगे 4 देखते हैं। कह रहा एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट बोला है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। कितना रुपया 105 रुपया है। तो और 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसके लिए कितना भाड़ा देना होगा। जैसे नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा शहरों में होती है। जैसे कुछ नियत दूरी होती है कि वहाँ तक आप जाइएगा तो वो फिक्स भाड़ा लगेगा। अगर उसके आगे आप चलते हैं तो उसके लिए अलग से प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लगता है। जैसे आपको मान लिया जाए कि पटना जाना है तो आप कहीं भी उतरेंगे तो ट्रेन पकड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, टिकट कटाना होगा। पटना में 2-3 स्टेशन हैं, जैसे राजेंद्र नगर हो गया, पटना साहिब हो गया, या फिर पटना जंक्शन हो गया, दानापुर हो गया। तो कहीं पे भी उतरेंगे तो उसके लिए भाड़ा बिल्कुल सेम रहता है। लेकिन वहाँ से जब शहर में आप ऑटो रिक्शा लेंगे तो उसके लिए भाड़ा अलग देना होगा। तो बात कुछ इसी तरीक़ा से बोला गया कि नियत जो भाड़ा है, जैसे ही आप ट्रेन पे बैठेंगे तो उस टिकट का किराया पूर्ण रूप से ले लिया जाएगा, चाहे आप पटना में कहीं भी जाकर के उतर लें। तो कुछ इस तरीक़ा से बात की जाती है। यहाँ बोला है एक नियत भाड़ा है, एक अतिरिक्त भाड़ा है, तो दोनों को आप मान लीजिए। माना कि नियत भाड़ा 100 रुपया है तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा 22 रुपया है। तो इस तरीक़ा से पहले आप ये दोनों डाटा की सहायता से और प्रश्न की सहायता से पहले आप समीकरण बनाइए। यानी प्रश्न से कोई विद्यार्थी है जो जाना चाहता है कितना किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर दूरी तक, तो पहले तो उसको टिकट कटाना होगा। टिकट जैसे ही कटाएगा तो नियत भाड़ा हमेशा लग जाएगा। अब अलग से उसको कितना जाना है इस बात पे डिपेंड करता है। तो बोल रहा है 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 22 रुपया, तो 10 किलोमीटर में के बाई 10 बाई, दोनों को प्लस करेंगे और बराबर में क्या हो जाएगा 105 रुपया। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड समीकरण 15 किलोमीटर के लिए जाना है तो नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा 100 रुपया। 15 किलोमीटर अलग से जाना है तो 22 × 15 यानी कि 15 बाई बराबर हो गया के रुपया 155 रुपया। इक्वेशन सेकंड। अब आप क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा पहले निकाल लेंगे। जब पता चल जाएगा तो कोई विद्यार्थी है जो कि 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो उसके बाद उसके खर्च को मैं निकाल दूंगा। तो पहले मैं दोनों को हल करता हूँ, वो भी विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करने के लिए x या y के गुणांक को बराबर करते हैं। ऑलरेडी x बराबर दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे कि समीकरण 1 या 2 को घटा देंगे सिर्फ। तो लिखेंगे समीकरण 1 घटाव 2 करने पर, 1 घटाव 2 करने पर अगर 1 घटाव 2 करते हैं तो x + 10y = 105 105, x + 15y = 155। दोनों घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएगा। जैसे ही कटेगा तो कटने के बाद यहाँ से आएगा -5y, यहाँ से आएगा -50, -50 माइनस से माइनस कट गया, 5 से कटेगा 10 बार में, तो y बराबर हो गया 10 रुपया। कितना रुपया
बाई बराबर हो गया 10 रुपया। बाई के मान जैसे ही निकलेगा तो आप क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे। एक्स किस तरीक़ा से निकलेगा, तो बाई के मान समीकरण क्या 2 में रख दीजिए। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा x + 10y = 105। x का मान तो हमें नहीं मालूम पर y हमें पता है 10 आया है, तो 10 बराबर 105। तो x बराबर क्या होगा जी, 10 × 10 100 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में 105 - 100 बराबर हो गया 5। x बराबर 5 रुपया। यानी हमें पता चल चुका है कि नियत भाड़ा 5 रुपया है और अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर 10 रुपया है। अब जो विद्यार्थी जाना चाहता है 25 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर, तो नियत भाड़ा तो उसको लगेगा ही लगेगा। 25 किलोमीटर जाना है तो 25 बाई लगेगा। अब बताइए इस अनुसार से टोटल खर्च क्या होगा। तो नियत भाड़ा हमारे पास आया है 5 रुपया, अब प्लस 25 गुना आया है बाई का मान, यानी कि अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपया। तो 10 × 5 प्लस हो जाएगा 10 × 25 250 रुपया, प्लस 5 200 हो जाएगा 55 रुपया। यानी कि टोटल खर्च की बात करें, जो विद्यार्थी 25 किलोमीटर जाना चाहता है उसको हो जाएगा 255 रुपया, नियत भाड़ा 5 रुपया और अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपया। इस चीज़ को आप डाटा में लिख देंगे। अतः नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपया, अतिरिक्त भाड़ा y बराबर 10 रुपये प्रति किलोमीटर तथा 25 किलोमीटर का भाड़ा हमारे पास आ गया 255 रुपया। 255 रुपया ये हो गया आपका आंसर। ठीक है साथियों, इस तरीक़ा से यदि आप बना करके परीक्षा में आंसर लिख देते हैं, बिल्कुल भी नंबर नहीं काटा जाएगा, पूर्ण में से पूर्ण नंबर मिलेंगे। 5 हैं तो 5, 2 है तो 2। चलिए नेक्स्ट 4 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और एक बच रहा है 6, उसके बाद हो जाएगा ख़त्म। तो 5 देख लेते हैं। कह रहा यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। भिन्न तो आप समझते ही होंगे, भिन्न परिमेय संख्या की तरह होता है। परिमेय संख्या में नीचे कभी कभी एक भी रहता है, लेकिन भिन्न में आपको क्या करना होगा कि ऊपर और नीचे संख्याएं 1 से बड़ी रहेगी। तो भिन्न में क्या होता है कि 2 प्रकार के चीज़ें होती है, एक होता है अंश और एक होता है हर। यानी कि भिन्न बनता कैसे, तो भिन्न बनता है अंश बटा हर से, अंश बटा हर से, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले भिन्न का यदि कोई बात कर दे तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि अंश और हर क्या है। तो किसी भी भिन्न में जो ऊपर लिखी गई संख्या उसको अंश बोलेंगे, जो नीचे लिखी गई संख्या उसको हर बोलेंगे, ऊपर वाला नोमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो आप क्या करेंगे कि भिन्न की बात की जाएगी तो उस भिन्न को ज्ञात करने के लिए अंश और हर को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 2 बातें आ गई, अंश और हर। तो आप अंश और हर को मान लो। माना कि भिन्न का अंश x है तथा हर y है। प्रश्न से, इसके बाद आ जाओ प्रश्न से। प्रश्न से लिखने के बाद सबसे पहले आप आराम से भिन्न लिख लो। भिन्न क्या है जी, तो भिन्न हो जाएगा अंश बटा हर, अंश बटा हर यानी कि x बटा y। अब आराम से लिख लो x बटा y। अब जैसे जैसे बोला वैसे वैसे आराम से करो, चाहे कुछ भी बोले उसको करना होगा आपको। एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं। अगर दोनों में हम जोड़ते हैं 2 तो यहाँ भी जुटेगा 2 और यहाँ भी जुटेगा 2, तब ये भिन्न 9/11 हो जाता है। मैंने दोनों में 2 जोड़ते हैं तब ये भिन्न बन जाता है 9/11। मैंने लिख दिया। आराम से तिरछा तिरछी गुना करिए, समीकरण निकाल लीजिए। 11 गुना x 11x, 11 गुना 2 22, 9 गुना y 9y, 9 गुना 2 18। यहाँ आएगा तो माइनस में 11x माइनस 9y, ये हो जाएगा माइनस में तो 18 माइनस 22 माइनस 4, ये हो जाएगा 11x माइनस 9y। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। बिल्कुल सेम डाटा के साथ दूसरा समीकरण बनाएंगे। दूसरा समीकरण बनाने के लिए भी x बटा y आप लिख दीजिए, फिर जैसे बोला वैसे कीजिएगा। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें
ऊपर भी 3 जोड़ दीजिए, नीचे भी 3 जोड़ दीजिए, तब ये भिन्न हो जाता 5/6। लिखेंगे 5/6 लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे आराम से, ये 5/6 लिखने के बाद तीछा तीछी करेंगे गुना। 6 गुना x हो जाएगा 6x, 6 गुना 3 6 तिया 18, 5 गुना बाई 5 बाई, और 5 गुना ये 3 है तो 5 तिया 15। बाई को लाएंगे इधर तो 6x माइनस 5 बाई, 18 जाएगा उधर तो हो जाएगा 15 माइनस 18, दिस इज इक्वल टू -3। इधर हो जाएगा 6x माइनस 5 बाई, ये हो गया समीकरण 2। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 जैसे ही हल हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आंसर आ गया। अब आंसर लाने के लिए दोनों समीकरण को करना होगा हल। हल कैसे होगा, विलोपन विधि से कर लिया जाए। विलोपन विधि में x बराबर करना या फिर y, हम तो ज़्यादा करके x करते हैं, चलिए x किया जाए। x को बराबर करने के लिए 6 से गुना करना होगा 66, 11 से गुना करना होगा तब जाकर होगा 66। तो लिखते हैं समीकरण 1 गुना 6, समीकरण 1 गुना 6 और -2 गुना 11 करने पर, 1 में 6 से गुना करेंगे 66x, 9 छक्का 54 बाई, और 6 चौ 24 -24, उसमें 11 से गुना करेंगे तो होगा 66x माइनस 11 पचे 55 बाई, और 11 गुना 33, 11 गुना 3 हो गया 33। चिन्ह करेंगे चेंज, कहा कि घटा रहे हैं तो माइनस ही प्लस और ये भी प्लस, ये दोनों कट जाएगा। प्लस 55 में 54 घटाएंगे तो 22 बचेगा, 33 में 24 घटाएंगे तो बच जाएगा कितना, 33 में घटाएंगे 24, 3 उधर और ये हो जाए 6 इधर तो 9 बचेगा। 22 का मान आ गया 9। जब 22 निकल गया तो x भी निकलेगा, कैसे, कुछ इस तरीक़ा से। 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 22 का मान समीकरण 1 में रख दो, इसमें यह है 11x माइनस 9 गुना 22 के मान 9 बराबर -4, तो हो जाएगा 11x माइनस 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 9 नमा 81, इधर हो गया -4, 81 हो जाएगा तो प्लस में 11x बराबर -4 प्लस 81 हो जाएगा। 81 में 4 यदि हम घटाते हैं, 81 में 4 घटाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या होगा। 81 में यदि हम घटाते हैं 4 तो 1 जाएगा उधर, 3 आएगा इधर, बच जाएगा 77। ठीक है, तो x बराबर होगा 11 गुना में जाएगा तो भागा में 11 से कटेगा 7 बार में, तो x बार हो गया 11, सॉरी x बार हो गया 7। x निकल गया, y निकल गया, लेकिन हमें तो x y पूछा ही नहीं था, हमसे तो भिन्न पूछा था। तो भिन्न होता है कैसे, अंश बटा हर, अंश बटा हर। अतः भिन्न क्या लिखेंगे, तो भिन्न लिखेंगे अंश बटा हर। अंश क्या है x, हर क्या है y। अंश क्या आया है x के मान 7, हर क्या आया है 11, तो आंसर हो जाएगा 7/9 आया, आंसर हो जाएगा 7/9। समझ में आया साथियों। चलिए, तो आज जो है हमने किया क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, 5 तक। एक और बच रहा है 6 बच रहा है, तो इसको भी कर लेते हैं ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 6 किस तरीक़ा से बनेगा, ये देखो, आयु वाला प्रश्न आया है। आयु वाला प्रश्न हमेशा वर्तमान आयु को लेकर के चलते हैं, और जब आयु वाले प्रश्न जो है उसमें जब बाद या पश्चात की बात होती है तो बाद करते हैं, पूर्व की बात होती है तो पहले करते हैं। पश्चात का मतलब क्या होता है जी, पश्चात का मतलब होता है बाद। अब बाद में आयु हमेशा बढ़ता है इसलिए प्लस, अब पूर्व का मतलब होता है पहले। अब पहले में आयु हमेशा घटता है, पहले में आयु हमेशा घटता है इसलिए होता है माइनस। अब इसके बाद चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न कैसे कैसे बोला, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। इसमें व्यक्ति 2 है, एक है जैकब और एक है उसका पुत्र। दोनों की आयु को मान लो, मानना हमेशा वर्तमान आयु को है। माना कि जैकब की वर्तमान आयु 1 वर्ष है तथा
तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 22 वर्ष है। अब जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे आप कीजिए प्रश्न को। प्रश्न से क्या बोला है प्रश्न से बनाने के लिए? सबसे पहला कंडीशन बोला 5 वर्ष बाद। तो पहले तो हम बराबर लिख लेते हैं, एक तरफ x एक तरफ y। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करिएगा, एक तरफ x एक तरफ y। 5 वर्ष बाद यदि हमारा आयु फिलहाल 20 है तो 5 वर्ष बाद हमारा आयु 25 हो जाएगा, यानी 5 बढ़ जाएगा। तो हमारा बढ़ेगा, हमारे साथी का बढ़ेगा, हमारे पिताजी का बढ़ेगा, हमारे दादाजी का बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा। घटेगा तो सबके घटेगा, पूर्व होगा तो सबको माइनस में, प्लस होगा तो बाद होगा तो सबको प्लस में। 5 वर्ष बाद तो जैकब की आयु 5 बढ़ जाएगा, फिर उसके पुत्र का आयु भी 5 बढ़ जाएगा। अब कंडीशन क्या बोला है ध्यान से समझिएगा। छोटा कौन है ये समझिएगा, बड़ा कौन है ये समझिएगा। गुना हमेशा छोटा में करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु से के गुना हो जाएगा? 3 गुना। कौन हो जाएगा? जैकब। यानी जैकब बड़ा है, पुत्र छोटा है, इसको से 3 गुना आयु के हो जाएगा। यानी 3 रहेगा तो ये 15 रहेगा, सॉरी ये 5 रहेगा तो ये 15 रहेगा। अब इसको भी हमको लाना है बराबर, तो 5 में हम कितना से गुना करेंगे? 3 से गुना कर देंगे तो नहीं बराबर हो जाएगा। तो वही कंडीशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना भी गुना हो जाए कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है, पर गुना हमेशा वो संख्या से छोटा वाला में करना है, ताकि छोटा वाला भी बड़ा होकर दोनों समीकरण को इक्वल बना ले। तो पुत्र का जो आयु होगा वो छोटा होगा, कितना गुना छोटा रहा होगा? 3 गुना। तो पुत्र में 3 से गुना कर दो। अब इसको कैलकुलेशन करके समीकरण बना लो। तो x + 5 = 3 × y हो गया 3y, और 3 × 5 हो गया 15। 3y को इधर लाएंगे तो x - 3y, 5 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 15 - 5 = 10, x - 3y। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट जैसे ही निकल गया तो अब आप बना लीजिए इक्वेशन सेकंड। सेकंड बनाने के लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल सेम लिखेंगे x = y। अब y जैसे ही लिखेंगे उसके बाद पढ़ेंगे प्रश्न को। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, पहले का मतलब माइनस। चलिए माइनस मैं करता हूँ, 5 वर्ष दोनों माइनस करते हैं, यहाँ भी -5 और यहाँ भी -5। अब क्या कह रहा है? कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पुत्र की आयु के ये वाला था 7 गुना, तो पुत्र में गुना कर दो 7 से। तो x - 5 = 7y - 35, -5 इधर 7y इधर, x - 7y = -35, -+ 5 = -30, इधर होगा x - 7y = समीकरण 2। समीकरण 1 मैंने निकाल दिया, समीकरण 2 मैंने निकाल दिया। अब दोनों समीकरण को सिर्फ हल करने की बाकी है। दोनों को हल करने के लिए आप क्या करेंगे? तो दोनों को हल करने के लिए विलोपन विधि लगा लिया जाए। विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है? तो विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको क्या करना है कि दोनों में x या y के गुणांक को बराबर करना है। x बराबर दिख रहा है तो बस जोड़ दो चाहे घटा दो, चूँकि सेम चिन्ह है तो समीकरण को घटाएंगे। समीकरण 1 घटाव 2 करने पर जैसे ही आप दोनों समीकरण को घटाएंगे तो आपका आंसर क्या होने वाला है? x - 3y = 10 है और x - 7y = -13 है, सॉरी 30 है। दोनों को आप घटाइए, चिन्ह को करिए आप चेंज, चिन्ह को आप करिए चेंज, ये माइनस ये प्लस ये भी प्लस, ये दोनों कट गया। 3 में घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे +7 तो हो जाएगा प्लस में 4y, और यहाँ हो जाएगा 30 + 10 हो जाएगा 40, 4 से कटेगा 10 बार में, तो y का मान हो गया 10 वर्ष। पुत्र की आयु पता चल चुका है 10 वर्ष। पुत्र निकल गया तो पिता निकाल लीजिए। 10 समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक जो है x - 3 और y के जगह पे हमको रखने की ज़रूरत है 10, गुना में होगा 10 बराबर हो जाएगा 10, तो हो जाएगा x - 30 बराबर होगा 10, तो x बराबर होगा इधर 30 प्लस में जाएगा 10 + 30, यानी आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। यानी कि हम लिख सकते हैं अतः जैकब की आयु
जैकब की आयु 40 वर्ष, उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। आंसर इस तरीक़ा से यदि आप लिखेंगे, बनाएंगे तो बिल्कुल फुल मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि मेरा सेशन से, इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आप मैथ में तेज़ हो रहे हैं, पढ़ने में मन लग रहा है, आप संतुष्ट हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ वो भी आगे बढ़ें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। बाकी कल की क्लास में मिलते हैं।